गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत बिना हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। अपने एग्रोनॉमी वाला पार्ट कवर कर लिया है। आज अपन कवर करेंगे फील्ड क्रॉप को। आज अपन कुछ क्रॉप को पढ़ेंगे, कुछ को अपन अगली क्लास में करेंगे। एग्रोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट जो भी था वो हो गया है। अब जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट बचा है, उसको अपन फील्ड क्रॉप को कंप्लीट करने के बाद में अपन जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट को भी कवर कर लेंगे। ऐसे ही कर करके अपन चैप्टर वाइज एक एक को आपकी आउटलाइन के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ, उसको देख लेते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी अच्छी है इस बार, आप तैयारी करते रहिए और अपने प्रयास पे निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बैलेंस बनाकर पढ़िए, सीसेट को भी पढ़िए, एग्रीकल्चर को भी पढ़िए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग निरंतर कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत के आपकी कोई जय जयकार नहीं होगी। इसको मतलब आप अगर चाहे कि अपन को बहुत सारी वैकेंसी अपन ऐसे सेलेक्ट हो जाए तो नहीं होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आप इसके लिए पढ़ते रहिए। सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने के लिए किसी की शादी में जाना या कहीं घूमने जाना सब बंद कर दीजिए, अपनी किताब और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीट से। वीट को टिटिकम स्पीसीज, टिटिकम एस्टिवम मैक्सिकन वीट का नाम है, और इसको टिटिकम, इसका जो जीनस है वो टिटिकम है और स्पीसीज अलग अलग है। तो देख लेते हैं अपन। देखो, आपको मैं एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फील्ड क्रॉप में या मोस्टली जो भी फील्ड क्रॉप है वहाँ पे 90 to 95% आपका है। आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपको रटवा नहीं सकता, आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसको मैं आपको एक बार समझा दूंगा, उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें समझाने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं है, आपको इसको रटना ही है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। टिट्रिगम एजिलोप्लॉइड्स 2n = 14 और टिट्रिगम मोनोकोगम, इन दोनों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टिट्रिगम एजिलोप्लॉइड्स और टिट्रिगम मोनोकोगम 2n = 14 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। अब इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये क्या है? डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज? डाइप्लॉइड स्पीसीज है वीट की। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पीसीज, कोई स्पीसीज का नाम दे देंगे, कौन सी है? डाइप्लॉइड है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं वीट में? बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं 7x। डाइप्लॉइड में कितने हो गए? 14। टेट्राप्लॉइड मतलब होता है 4x, मतलब कितने हो गए? 28। जो ड्यूरम और डाइकोकम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम डाइकोकम, जो वीट की वैरायटी है, ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है। और टिटिकम स्पेल्टा, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम माचा, टिटिकम वलियर, ये कौन सी है? हेक्जाप्लॉइड वैरायटी है। ये जो वैरायटी है हेक्जाप्लॉइड वैरायटी है 6x। इसमें 42 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है कि वीट की जो हैप्लॉइड सेल है, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? तो हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 21। हैप्लॉइड मतलब 2n बराबर कितना होता है? 42। 2n बराबर हो गया 42, तो हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 21। n बराबर कितने हो गया? 21। ठीक है। जो चीज़ें समझाने लायक होगी मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज़ याद करने लायक होगी वो आपको याद करनी होगी। अब इन इंडिया फॉलोइंग टिटिकम स्पीसीज आर ग्रोन, इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज ग्रोन उगाई जाती है वो देख लेते हैं। इमरवीट, टिटिकम डाइकोकम, इनका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है। इमरवीट को बोलते हैं टिटिकम डाइकोकम। कहाँ पे उगाया जाता है ये? ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ साउथ स्टेट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में। गुड फॉर साउथ इंडियन डिश, किसके लिए? ये चीज़ आपको याद रखनी है। साउथ इंडियन डिश उपमा के लिए फेमस है। साउथ इंडियन डिश कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी वीट की स्पीसीज है उपमा बनाने के लिए फेमस है, तो टिटिकम डाइकोकम या फिर इमरवीट इसको बोलते हैं। और दो चीज़ दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इमरवीट और मैक्रोनी वीट में, इसके बॉटनिकल नेम में कन्फ्यूजन है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। इमरवीट डाइकोकम, मैक्रोनी को ड्यूरम वीट भी बोलते हैं, मैक्रोनी वीट बोलते हैं। तो उपमा के लिए कौन सी वेरायटी है? इमरवीट डाइकोकम। दिस वीज कॉल्ड रावा। अब जैसे घर में अपन किसी व्यक्ति को बुलाते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं। मार्कशीट में किसी व्यक्ति का अलग नाम होता है, लेकिन घर पे अपन उसको कुछ ही बुला देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसको साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? रावा बोल देते हैं, गोधुम आलू बोल देते हैं, सांबा बोल देते हैं। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट को ड्यूरम वीट भी बोलते हैं।
और इसका बॉटनिकल नेम टिटिकम ड्यूरम है। वेरी ओल्ड बेस्ट वीट फॉर ड्राउट कंडीशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्राउट कंडीशन के लिए वीट कौन सी स्पीसी है, तो मैक्रोन वीट, ड्यूरम वीट ड्राउट कंडीशन और रेनफेड कंडीशन के लिए सूटेबल है। यूज फॉर सेमोलिना, इससे क्या बनाया जाता है, जैसे उपमा के लिए कौन सा, इमर वीट डाइकोकम था, और यहाँ सेमोलिना या सूजी के लिए कौन सा, मैक्रोन वीट, ड्यूरम वीट सूजी बनाने के लिए, ये भी याद रखना है। सेमिया, स्पेगेटी, वर्मिसेली, क्या 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 तैयार किया जाता है, सेमिया तैयार किया जाता है, स्पेगेटी, वर्मिसेली तैयार किया जाता है। इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, मालविका, HD 45, जयराज, मैगजूद, ये इसकी वैरायटी है किसकी, मैक्रोन वीट की। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ ए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया में 3 वैरायटी मोस्टली कल्टिवेटेड उगाई जाती है। कौन कौन सी, टिट्टिकम एस्टिवम जिसको मैक्सिकन वीट बोलते हैं, दूसरी है टिट्टिकम मैक्रोनी वीट, टिट्टिकम ड्यूरम जिसको ड्यूरम वीट बोलते हैं, तीसरी इमर वीट, टिट्टिकम डाइकोकम। 80 to 85% भी उगाया जाता है टिट्टिकम मैक्सिकन वीट, टिट्टिकम एस्टिवम, ठीक है। और सेकंड नंबर पे 12% या 13% एरिया पे उगाई जाती है मैक्रोनी जिसको ड्यूरम वीट बोलते हैं। 1% है कुछ थोड़े बहुत इलाके में क्या उगाई जाती है, डाइकोकम जिसको इमर वीट बोलते हैं, ठीक है। 3 स्पीशीज मेनली उगाई जाती है, ठीक है। इट इज़ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट ग्रोन कंट्री, मतलब अपने कंट्री में दूसरे नंबर पर उगाई जाती है। ये मैं आपको अभी बताया। मध्य प्रदेश कुछ पार्ट में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, इन स्टेट में ये उगाई जाती है। तीसरी है ब्रेड वीट जिसको बोलते हैं टिट्टिकम वल्गेर, टाइपिकली टॉल वेराइटी फॉर रेनफेड कंडीशन, इंडो गंगा टिबेट। ये इंडो जो गंगा किनारे के जो प्लेन मैदानी क्षेत्र है गंगा किनारे, वहाँ पे उगाई जाती है और लंबी वैरायटी है। इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, C306, K65, K68, C13। ये C13 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे C13 नहीं है, ये C134 है, टाइपिंग की मिस्टेक, C134 ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको C134 कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ड्वार्फ वीट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इंडियन ड्वार्फ वीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। आपने टिट्टिकम वेस्टिवम लगाया था, लेकिन नहीं, इंडियन ड्वार्फ वीट पूछा है टिट्टिकम। अगर मैक्सिकन ड्वार्फ वीट पूछा है टिट्टिकम वेस्टिवम, लेकिन इंडियन ड्वार्फ वीट पूछा है टिट्टिकम स्पेरोकोकम। इसको साउथ वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों में इसको क्लब वीट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश, यूपी में उगाया जाता है थोड़ा बहुत। अब आता है अपना मेन जो वीट की स्पीसीज है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, टिट्टिकम वेस्टिवम। सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है, और इसको इसने किसको खोजा, किसने इवॉल्व किया था इसको, नॉर्मली वो लोग ने, कहाँ पे, मैक्सिको सिमिट में, ठीक है। चपाती मेकिंग क्वालिटी डिपेंड किस पे, ग्लूटेन किस पे, जो चपाती मेकिंग रोटी जो बनती है वीट की किस पे डिपेंड होती है, ग्लूटेन कंटेंट पे। वीट में प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लूटेन। वीट की जो प्रोटीन होती है इसको ग्लूटेन बोलते हैं। वेराइटी आर मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हाई वॉल्यूम, अट्रैक्टिव ब्राउनिश क्रस्ट लाइक सिल्की स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रम। इसकी वैरायटी कौन कौन सी, मैक्सिकन वीट की HI 970, NI 5439, HW 657, DWR 39 इसकी वैरायटी है। आगे देखते हैं लिग्यूल। लिग्यूल क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जो वीट की जो फ्लैग लीफ निकलती है, सबसे ऊपरी लीफ होती है, उसके बाद में उसके पास में एक स्ट्रक्चर बना होता है जो मेम्ब्रेन टाइप का बना होता है नीचे वीट के पौधे में, वहाँ पे जहाँ से फ्लैग लीफ या शीत लीफ निकलती है, उसको लिग्यूल बोलते हैं। ओरिकल क्या होता है, एक क्लोलाइक, जो अपना लड़कियों जो बालों में लगाती है ना, वैसा एक क्लोलाइक अपेंडिक्स होता है, पार्ट होता है वहीं पे लिग्यूल के पास में, उसको बोलते हैं ओरिकल। जो लीफ होती है, फ्लैग लीफ होती है, उसके कॉलर पे होता है। इसके फ्लोरिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, लेकिन बोटनिकली क्या है, स्पाइक। तो ये आपको याद रखना है। जो सेंट्रल जिगजैग एक्सिस रहता है उसको रेचिस बोलते हैं। स्पाइकलेट जी कंपाउंड फ्लोर ऑफ फ्लोरेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोर ऑफ फ्लोरेट किससे संबंधित है, वीट से संबंधित है। अब इसका फ्लोर किस लेमा और पेलिया से क्लोज रहता है, लेमा और पेलिया से, इसके जो वीट की बाली है वो लेमा और पेलिया से क्लोज रहती है। और अब आप पूछोगे लेमा और पेलिया क्या होता है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा पूछने नहीं जाएगा एग्जाम में, और टाइम कम है, इतना टाइम ही नहीं है कि अपन डीप में पढ़े। अगर डीप में पढ़ो तो एक ही क्रॉप को 2-3 घंटे में समझाते रहे, तो इतना टाइम भी नहीं है कि अपन उसको डीप में जाए। अपन को अपने एग्जाम निकालने से मतलब है, अपन को ज्ञानी नहीं बनना, PhD नहीं करनी कोई सब्जेक्ट में, सबको बेसिक पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम। अब टेस्ट वेट क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जो होता है मीडियम टू बड़े साइज, मीडियम टू लार्ज साइज के जो सीड होते हैं, जैसे मक्का के सीड हो गए, उसमें सीड इंडेक्स होता है।
और मक्का के सीड हो गए, इसके अलावा जो ग्राउंडनट के सीड हो गए, ये इन बड़े बड़े साइज के जो सीड होते हैं, चना के जो सीड हो गए, सीड इनमें सीड इंडेक्स होता है। सीड इंडेक्स का मतलब 100 ग्राम, 100 दानों का भार, 100 दानों का जो वजन होता है उसको सीड इंडेक्स बोलते हैं। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का भार, उसको टेस्ट वेट बोलते हैं। तो वीट का कितना होता है, 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट। सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, सेलिंग का मतलब क्या होता है, जो वीट में जो छिलका रहता है उसको निकालने के बाद वीट में कितने % दाना निकलता है, उसको बोलते हैं सेलिंग परसेंटेज। तो कितना % होता है सेलिंग परसेंटेज, 60%। अब आगे हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स मैंने आपको इकोनॉमी में समझाया, यहाँ भी बता देता हूँ। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया हार्वेस्ट इंडेक्स। वीट का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, 42, 45। अब हार्वेस्ट इंडेक्स इकोनॉमिक यील्ड क्या हो गया, वीट में ग्रेन हो गया, बायोलॉजिकल यील्ड ग्रेन प्लस भूसा हो गया, उसको 100 से इंटू कर देंगे तो 40 से 45% होते हैं, वो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। नोरिन ड्वार्पिंग जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम नोरिन सीरीज। नोरिन जो ड्वार्पिंग जीन है वीट में, नोरिन 10, वो किसे नोरिन सीरीज से आइसोलेट अलग किया गया है। इसमें जो RSTS का मतलब होता है रिड्यूज हाइट। द फर्स्ट सच वेराइटी नोरिन ड्वार्पिंग जीन विद नोरिन 10 वाज ब्रॉट फ्रॉम USA बाय SC सेलामोन। किससे मंगाया था नोरिन 10 की जो फर्स्ट वेराइटी, किसने, मैक्सिको से किसने मंगाई थी, SC सेलामोन ने 1948 बाय यूजिंग नोरिन सीरीज नोरिन जीन। डॉक्टर OA वोगल डेवलप्ड ए ड्वार्फ विंटर व्हीट वेराइटी ग्रेन्स इन USA and many other variety और डेवलप्ड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग, नोबल लॉरेट 1961-62 में सीमेंट में, मैक्सिको में। इन 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो मैक्सिकन वीट की कितने 100 किलोग्राम बीज खरीदे, उसमें सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, किसकी हेल्प से, रॉकफेलर फाउंडेशन की हेल्प से। कितनी वेराइटी लाई गई, IRI ने कितनी वेराइटी इंपोर्ट की गई, 100 किलोग्राम, लर्मा रोजो 64 ए, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64 और सोनारा 227। इनका जो फिर टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में, इसकी लर्मा रोजो 64 है और लर्मा रोजो 64 है सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी है, और सोनारा 64 डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। दोनों को इंपोर्ट किया गया कहाँ से, 1965-66 में मंगाया गया। टेस्ट करने के बाद पहले 100 किलोग्राम सीड 5 वेराइटी मंगाई गई, उसके बाद में इन दोनों को मंगाया गया और इन दोनों को फिर जनरल कल्टीवेशन के लिए रिलीज कर दिया गया 1965-66 में, जिसके कारण क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आई या फिर वीट रेवोल्यूशन आया। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वीट रेवोल्यूशन में या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी वेराइटी की है, लर्मा रोजो 64 है जो कि सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी है, और दूसरी सोनारा 64 डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। इन दोनों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लेटर ऑन दी रिप्लेस बाय कल्याण सोना सोनालिका। बाद में इन दोनों वेराइटी को, लर्मा रोजो 64 है, सोनारा 64 की जगह कल्याण सोना और सोनालिका को यूज किया गया। लेकिन कल्याण सोना क्या है, जो वीट में रस्ट की बीमारी लगती है उसके प्रति ससेप्टिबल हो गई, उसमें रस्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा आने लगी, और सोनालिका करनाल बंट में करनाल बंट आने लगी, दोनों ही बीमारियाँ उसमें आने लगी। तो अब जो ड्वार्फिंग जीन है उसका सोर्स क्या है, अब मेन तो जो सोर्स है ड्वार्फिंग जीन का वो क्या है, नोरिन 10 है, जापान से लाया गया है। लेकिन और भी सोर्स है, नोरिन 10 के अलावा टोम थम्बे जो कि तिब्बत से लाया गया है, दूसरा ओल्सन ड्वार्फ है जो साउथ रोडेशिया से लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल एवरेज यील्ड कितनी है, 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर है वीट की। वीट की कितनी नेशनल एवरेज यील्ड, 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी। अभी वेराइटी है ये आपको याद करनी है, इसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोला था क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपको क्लास को देख के आपको इनको पढ़ना है और याद करना है। सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है, सोनालिका है, UP 262 है, WH 711 और गिरजा है। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी में कौन सी है, कल्याण सोना है, अर्जुन है, जनक है, UP 215 है, HD 2204 है, प्रताप है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी हीरा मोती जवाहर संगम, HD 1941, HD 1970, UP 301, UP 319, ये कौन ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है। तो ये आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट, हीरा मोती जवाहर संगम। कौन से एग्जाम आया मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, ऑप्शन भी नहीं में से थे, कौन सा ऑप्शन दिया था ये भी मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टेस्ट वेट की अपन वीट की बात कर ली, टेस्ट वेट वीट का कितना होता है, 1000 दाना के बाद 40 ग्राम होता है। लेकिन फेलेरिस माइनर जो कि वीट का मिमिक्री वीट है। मिमिक्री मतलब क्या होता है, जैसे अपन करते हैं किसी की मिमिक्री, जैसे बच्चे करते हैं, जैसे तुमने कुछ बोल दिया तो वही तुम्हारे जैसे सेम बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं मिमिक्री। तो मिमिक्री वीट कौन सा है, फेलेरिस माइनस वीट का। तो फेलेरिस माइनर आप वीट की फील्ड में जाओगे तो आपको छोटे पौधे में समझ नहीं आएगा कि फेलेरिस माइनर की वीट है, सेम दिखता है, सेम जैसी हैबिट है,
तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है फेलिस माइनस का 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम। वीट का होता है 40 ग्राम, फेलिस माइनस का ओनली 2 ग्राम। इसका होता है टेस्ट वेट, किसका? फेलिस माइनस का टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फेलिस माइनस वीट कंट्रोल बाय ट्राइब्यूनल डोसानेक्स आइसोप्रोटोन, किसके द्वारा कंट्रोल किया था? ट्राइब्यूनल के द्वारा, डोसानेक्स के द्वारा, आइसोप्रोटोन के द्वारा। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 32 से 35 डे आफ्टर सोइंग। कब? 32 से 35 पोस्ट इमरजेंसी, 32 से 35 डे आफ्टर सोइंग। डोसानेक्स और आइसोप्रोटोन आल्सो कंट्रोल विल्ड ओट। जो डोसानेक्स और आइसोप्रोटोन किसको भी कंट्रोल करते हैं? विल्ड ओट को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ, जैसे अपन में टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगी है कोरोना की, किस लिए लगाई? रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वीट में आइसोप्रोटोन का यूज करते थे फेलिस माइनर कंट्रोल कर, तो फेलिस माइनर में उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गई, किसके प्रति? आइसोप्रोटोन। तो अब प्रेजेंट टाइम में उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, इनइफेक्टिव हो गया, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसकी जगह आप कौन सी यूज करने? पेंडिमेथिलिन 1 ग्राम प्रति हेक्टेयर का यूज करने लगी 2 से 3 डेज आफ्टर सोइंग। सल्फोसल्फ्यूरिन का यूज करने लगी आइसोप्रोटोन की जगह। लीडर 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर, शंकर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 डेज आफ्टर सोइंग DS इज यूज टू कंट्रोल फेलिस माइनर। प्रेजेंट में लीडर, शंकर या पेंडिमेथिलिन का यूज किया जाता है, सल्फोसल्फ्यूरिन का मोस्टली यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आइसोप्रोटोन का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रेजिस्टेंस पैदा कर ली है फेलिस माइनर उसके प्रति। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ यूज करेंगे तो वो भी समझ गया भाई इसी चीज़ यूज कर रहे हैं, तो उसने भी रेजिस्टेंस पैदा कर ली, करो तुम यूज। अब तो अब इन हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। जो वीट में ग्रेन और स्टॉक का जो रेशियो होता है, मैक्सिमम वीट में वो ग्रेन और स्टॉक का रेशियो होता है 1:1.5। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 किलोग्राम ग्रेन निकलेंगे तो 15 किलोग्राम भूसा होगा, स्ट्रॉ होगा उसका, तो ये हो गया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम की जो वेराइटी है उसमें 1:1 का रेशियो रहने लगा, मतलब 10 किलोग्राम ग्रेन 10 किलोग्राम भूसा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट सोन वीट की वैरायटी को देख लेते हैं। सोनारा 64, सरबती सोनारा, सोनालिका, सफ़ेद लरमा, UP 301, NP 830, ये लेट सोन वेराइटी। तो आप भी देख लेना, इसको भी देख लेना। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। अब क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? अपन क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? जैसे अपन बोलते हैं कि अब अभी आप ही के एग्जाम्पल समझ लो, ये आपकी क्रिटिकल स्टेज है। क्यों आपकी क्रिटिकल स्टेज? 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, आपको जॉब लेनी है, मम्मी पापा की भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा है, उनके भी सपने पूरे करने हैं, तो आपको सरकारी जॉब चाहिए। तो ये आपकी क्रिटिकल स्टेज चल रही है अभी। तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब क्या होता है? अगर उसी स्टेज पे, अगर जैसे वीट की क्रिटिकल स्टेज, अगर उस स्टेज में पानी नहीं मिला तो उसकी इल्ड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, 70 से 80%, 60% उसकी इल्ड लॉस हो जाएगा, तो वो क्रिटिकल स्टेज होती है। और बीट में सबसे मोस्ट जो क्रिटिकल स्टेज है वो है क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज, जो कि किस दिन में आती है? दूसरी स्टेज कौन सी? फ्लोरिंग स्टेज, जो 90 दिन आफ्टर सोइंग होती है। तीसरी है लेट टिल्डिंग स्टेज है। चौथी है मिल्क, और 5वीं डॉफ स्टेज। तो अगर आपके पास 5 पानी है तो आप इन स्टेज पर पानी देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक ही पानी है तो आपको CRI स्टेज 21 दिन में देना है। ठीक है, लिखा भी है, बट व्हेन वाटर इज अवेलेबल फॉर 1 इरिगेशन। अगर आपके पास 2 पानी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है तो एक आप CRI स्टेज भी दे दो, दूसरी बूटिंग स्टेज, या जिसको फ्लोरिंग स्टेज के आसपास रहती उसी को बूटिंग स्टेज बोलते हैं, वहाँ पे दे दो। 3 पानी है तो CRI भी दे दो, बूटिंग स्टेज भी दे दो और मिल्किंग स्टेज भी दे दो। अगर 4 पानी अवेलेबल है देने के लिए तो पहला CRI पे, दूसरा लेट टिल्डिंग पे, तीसरा लेट जॉइंटिंग पे, चौथा फ्लोरिंग स्टेज पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ वीट की बात खत्म होगी, अब अपन राइज क्रॉप को देखेंगे। वीट का अपन ने कंप्लीट कर लिए, अब राइज को पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात फिर और बता देना चाहता हूँ। क्रॉप में आपको हो सकता है क्लास बोरिंग लगे, क्योंकि क्रॉप में पढ़ाने जैसा, समझाने जैसा बहुत ही कम चीज़ें हैं। 90 to 95% आपको ही पढ़ना है और आपको ही याद करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राइज में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 24। 3 टाइप्स ऑफ सीजन राइज कल्टिवेशन। तीन सीजन में राइज का कल्टिवेशन किया जाता है इंडिया में। एक ओस या ऑटोमन, एक अमन, एक खरीफ, एक बोरो या स्प्रिंग। 3 टाइप में कल्टिवेशन किया जाता है। ओस क्या है? आगे देख पढ़ लेते हैं। ओस जो वर्ड लिया गया संस्कृत से लिया गया। ओस इसका मीनिंग क्या होता है? ईयरली, क्यों कि ईयरली होता है। ठीक है, अब इसको ओस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्ली इसकी बुआई होती है। जो ओस या ऑटोमन क्यों बोलते हैं?
ऑटोमन इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है अगस्त सितंबर में होती है, इसलिए इसको ऑटोमन राइज बोलते हैं। ओस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल्दी इसकी सोइंग जल्दी होती है। कब होती है? प्री मानसून पे, प्री मानसून पीरियड में इसकी सोइंग हो जाती है। प्री मानसून मंथ में अगर अपन देखें तो अप्रैल से मई, अप्रैल से मई में इसकी सोइंग हो जाती है ओस राइज की या ऑटोमन राइज की। ये ओस इसलिए बोलते हैं कि जल्दी प्री मानसून के पहले हो जाती है। मानसून होता है जून जुलाई में, उससे पहले इसकी सोइंग हो जाती है। और हार्वेस्टिंग होती है अगस्त सितंबर में। हार्वेस्टिंग कब होती है? अगस्त सितंबर में, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमन राइज। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम के कारण। आगे देख लेते हैं अमन या खरीफ। अमन जो वर्ड है अरेबिक वर्ड है, ये भी पूछ लेते हैं। अमन कौन सा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब सेफ्टी को इंडिकेट करता है। अमन चेन। अमन राइज को क्या बोलते हैं? विंटर राइज बोलते हैं, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है विंटर में की जाती है, इसलिए इसको विंटर राइज बोलते हैं। और खरीफ सीजन में उगाई जाती है, इसलिए इसको खरीफ ग्रो बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद आ गई, खरीफ और रबी तो आप जानते होंगे। खरीफ में जो फसलें उगाई जाती है शॉर्ट डे प्लांट है, और रबी में जो फसलें उगाई जाती है उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। फ्लोरिंग पॉइंट, क्योंकि जो खरीफ में फसलें उगाई जाती है उनको फ्लोरिंग कब आते हैं? फ्लोरिंग आते हैं उनके इधर सितंबर के आसपास में, सितंबर या अक्टूबर, तो उस टाइम दिन छोटे होने लगते हैं, तो इसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। और रबी में जो फसलें उगाई जाती हैं फ्लोरिंग आती है जनवरी फरवरी में, तो दिन बड़े होने लगते हैं, तो इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। एग्रीकल्चर ईयर है, कब से कब स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर? 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक ये होता है एग्रीकल्चर ईयर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर जो ईयर है, एग्रीकल्चर ईयर, ये कब से कब तक है? 1 जुलाई टू 31 जून, ये एग्रीकल्चर ईयर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बोरो रेफर टू राइस ग्रोइंग सबमर्ज लैंड, लोअर इलेक्शन ग्रोन ड्यूरिंग जनवरी फरवरी में उगाया जाता है लोअर लैंड सबमर्ज लैंड में, जो पानी में डूबी रहती है, इसलिए इसको बोरो बोलते हैं। समर क्यों बोलते हैं? क्योंकि समर के सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसको समर राइस भी बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के कारण इनको बोरो बोला जाता है, बोरो वाले को समर बोला जाता है, इसको विंटर राइस बोलते हैं अमन वाले को, और उसको ऑटोमन बोला जाता है, किस हार्वेस्टिंग टाइम के कारण। अब आगे देख लेते हैं। बॉटनिकली ओराइजा की कितनी स्पीसीज? 24 स्पीसीज है, लेकिन दूसरे से दो चॉइस में से 2 स्पीसीज कल्टिवेटेड है। कौन सी? ओराइजा सटाइवा, दूसरी ओराइजा ग्लेब्रिना। ओराइजा ग्लेब्रिना कहाँ पे की जाती है? साउथ एशिया में की जाती है। कहाँ पे? साउथ एशिया में। अब आगे देख लेते हैं। ओराइजा सटाइवा 3 वेराइटी, ओराइजा सटाइवा की 3 वेराइटी के टाइप है। कौन सी? इंडिका राइज। इंडिका राइज को ट्रॉपिकल राइज बोलते हैं। इंडिका राइज या ट्रॉपिकल राइज, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंडिया कहाँ पे उगाया जाता है? इंडिया में। एवन लेस और शॉर्ट एवन, लेट मेच्योरिटी लॉन्ग स्टेम, मेच्योरिटी लेट होती है और इसका स्टेम जो होता है लॉन्ग होता है। इंडिका राइज या ट्रॉपिकल राइज, याद रखना इसको। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। दूसरी जेपोनिका राइज, जेपोनिका राइज कहाँ पे उगाई जाती है? जेपोनिका नाम से पता चल रहा है जापान में। एक होता है जावानिका राइज, एक जंगली फॉर्म होता है, जंगली पौधा होता है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में उगाई जाती है। लेकिन जो जेपोनिका जापान में उगाई जाती है। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल राइज, उसको ट्रॉपिकल राइज बोलते हैं, इसको टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल राइज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब ट्रॉपिकल राइज कौन सा है? तो जापानिका राइज जापान में उगाया जाता है। इसकी मेच्योरिटी जल्दी है, उसकी लेट है। किसकी? इंडिका राइज। फोटोसिंथेटिकली वेरी एक्टिव, शॉर्ट स्टेम होता है, इससे लॉजिंग के प्रति मतलब लॉजिंग कम होती है। वेरी रेस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसमें सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स होता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा एक्टिव होती है। नो लॉजिंग का मतलब क्या होता है? गिरना। लॉजिंग का मतलब क्या होता है? गिरना। आपने देखा होगा गेहूँ की फसल जैसे हवा चलती गिर जाती है। गेहूँ की क्या बहुत सारी फसलें गिर जाती है, धनिया चने सब गिर जाते हैं, कोई फसल हो गिर जाती है, ज़्यादा हवा चलती है। इस साल बहुत गिरी थी गेहूँ की, आपने वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। गेहूँ की फसलें ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें लॉजिंग नहीं होती, क्योंकि स्टेम छोटा होता है, तो लॉजिंग कहाँ से होगा? स्टेम ही इसका छोटा है, इसमें लॉजिंग कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, जावानिका जंगली फॉर्म है राइज का, इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। अब देखिए जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप उसको अच्छे से याद रखोगे। क्या लिखा है? राइज इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेनिकल। राइज का जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। फूल क्या होता है? कभी क्वेश्चन हो जाता है फूल वर्ड किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है पेडी या राइज से संबंधित है। फूल का मतलब क्या होता है? लेमा और पेलिया को दोनों एक शब्द मिला के फूल बोलते हैं। अब टेस्ट वेट की बात कर ले। टेस्ट वेट वही 1000 दानों का भार कितना होता है? 25 ग्राम होता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है। सारी खरीफ की फसल शॉर्ट डे प्लांट है, रबी की लॉन्ग डे प्लांट है।
तो इसमें 25 ग्राम होता है इसका टेस्ट वेट। वीट का कितना होता है 40 ग्राम होता है। और जो बासमती वैरायटी राइस की उसका कितना होता है 21 ग्राम होता है। जो बासमती वैरायटी राइस की उसका कितना टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट बासमती वैरायटी, बासमती का कितना होता है, बासमती 21 ग्राम उसका टेस्ट वेट होता है बासमती वैरायटी। ये आपको याद रखना है। राइस का कितना होता है 25 ग्राम होता है, लेकिन जो बासमती वैरायटी उसका कितना होता है 21 ग्राम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। जो कार्डिनल टेम्परेचर है उसके लिए कितना, कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब हुआ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 30 से 32, 30 से 32, 32 इसका होता है 30 से 32, 32 30 से 32 इसका कार्डिनल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कूलिंग परसेंटेज क्या होता है, जैसे उसमें सेलिंग परसेंटेज होता है। कूलिंग परसेंटेज क्या होता है, कूलिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि जो राइस जो पेडी होता है अपन जो खाते हैं वो चावल होते हैं, राइस होता है, लेकिन जो धान होती है पेडी होता है उसमें छिलका चढ़ा होता है। तो जो छिलकों को उतारने के बाद जो कितना दाना निकलता है तो उसको बोलते हैं होलिंग परसेंटेज। तो होलिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देगा, लेकिन होलिंग परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। होलिंग परसेंटेज एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता देता हूँ 70 से, ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको लेना है, लेकिन 66% इसका एग्जैक्ट डाटा, 66% एग्जैक्ट डाटा है। ये राइस में कूलिंग परसेंटेज होता है 66%। ऑप्शन में ना हो तो 70 तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं, ये आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 66% होता है। फॉर्मूला देख लो कूलिंग परसेंटेज, वेट ऑफ राइस ग्रेन मतलब जो चावल होते हैं उसका छिलका निकालने के बाद, वेट ऑफ पेडी ग्रेन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को आ जाएगा कूलिंग परसेंटेज आएगा। या फिर नीचे दूसरा फॉर्मूला लिखा है वेट ऑफ फुल राइस मतलब चावल, वेट ऑफ अनफुल्ड राइस वो एक ही बात है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टीएन फर्स्ट वाज डेवलप आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। टीएन फर्स्ट है जिसका फुल फॉर्म है ताइचुंग नेटिव फर्स्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ताइवान में डेवलप की गई। किससे डेवलप की गई, DGU जेन क्रॉस तसाई युंग चुंग ताइचुंग नेटिव, इससे डेवलप की गई, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर टीटी चंग ब्राउट TN DGU जेन एंड IGO फ्रॉम ताइवान टू IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, कहाँ फिलीपींस में। IR8 यहाँ पे जो लगा है ये IR8 लिखा है, IR8 वाज इवॉल्व्ड बाय ब्रीडर हेनरी M बिचल। IR8 किसने डेवलप की थी, ब्रीडी हेनरी बिचल, कहाँ पे, IRI फिलीपींस में, मनीला में। वन ऑफ द पेरेंट ऑफ IR, एक ही पेरेंट है इसका IR8 का, DGO जेन। कौन सा पेरेंट, DGO जेन। IR8 DGO जेन इनटू क्रॉस पेटा फ्रॉम इंडोनेशिया, इसके क्रॉस से बनाई गई है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2 किलोग्राम राइस लाया गया TN फर्स्ट का, कब, 1964-65 में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, GV चालम, जनरल मैनेजर ऑफ NSC GV चालम था 1964-65 में। 2 किलोग्राम सीड लाया GV चालम। ये कौन था GV चालम, जनरल मैनेजर ऑफ NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर। कहाँ से मंगाया था, IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला से। IR8 वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो IR8 है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, 1966 में। और जो किससे ज़्यादा यील्ड थी इसकी, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट से इसकी यील्ड ज़्यादा थी। किसकी यील्ड, IR8 की। ठीक है, इसलिए IR8 को मिरेकल राइस जो वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड में मिरेकल राइस किसको बोलते हैं, IR8 को। और इंडिया में मैं आगे बताऊंगा आपको। इसका जो मीनिंग होता है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। DGO जेन का जो मीनिंग होता है ब्राउन टिप शॉर्ट लेग, ब्राउन टिप शॉर्ट लेग, ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जो जया वेराइटी है वो ताइचुंग नेटिव TN फर्स्ट जो कि ताइवान से डेवलप की गई इनटू इंडियन वेराइटी T141 से क्रॉस से डेवलप की गई। किसके द्वारा, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। डॉक्टर फर्स्ट वेराइटी इज डेवलप्ड अंडर इंडिया राइस प्रोग्राम, पहली वेराइटी जया जो इंडिया में डेवलप की गई राइस प्रोग्राम के अंदर। इसकी जो यील्ड है, आउट यील्ड है, मतलब इसकी जो यील्ड है TN फर्स्ट और IR8 दोनों से अच्छी थी, इसलिए इसको मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। वर्ल्ड में मिरेकल राइस की बात होगी तो IR8 का नाम आएगा, और इंडिया में मिरेकल राइस की बात होगी तो जया वेराइटी का नाम आएगा, जो कि डॉक्टर शास्त्री के द्वारा डेवलप की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पद्मा जो वेराइटी है वो किसका रिवर्स क्रॉस है, किसका, जया का। जया किससे बनी थी, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट इंटू क्रॉस T141। लेकिन पद्मा किससे बनी, पद्मा बनी T141 इंटू ताइचुंग नेटिव फर्स्ट, तो इसका रिवर्स क्रॉस हो गया। ठीक है, जगन्नाथ म्यूटेंट वैरायटी ये किसकी, T141 की। ठीक है, ये आपको याद करना है।
आगे देख लेते हैं। CR 10-14 बराबर कितनी T90 इंडिका, इंडिया की वैरायटी, उरंगन जावानिका की वैरायटी, इन दोनों के क्रॉस से बनी है। रिलीज इन 1988, पॉपुलर इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इट इज सुपर फाइन ग्रेन वैरायटी केपेबल यील्डिंग 3 से 4 टन, मतलब 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर 3 से 4 टन का, तो 1 टन में 10 कुंटल होता है। अंडर सबमर्ज कंडीशन, सेमी डीप वाटर रीजन। किलर डिसीज कौन सी है राइस की? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किलर डिसीज है, टुंगरो वायरस, दोनों ही डिसीज किलर डिसीज। पूसा बासमती फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी, वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी अंडर क्वालिटी राइस। अगर वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी बोले तो आया रेट है, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना उसके बाद जवाब देना। वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी अंडर क्वालिटी राइस हैज बीन डेवलप्ड IARI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। कौन सी वेराइटी है? पूसा बासमती फर्स्ट। डीप वाटर वेराइटी की बात कर लो, चकिया 59 है, मधुकर है, जलमग्न है, जयसूर्य है, जलदी 1 है, जल्दी 2 है, पंतधान है, पंतधान सेकंड है, जलप्रिया है। एरोमेटिक वैरायटी की बात करो, साबरमती होगी, बासमती होगी, करनाल होगी, देहरादून होगी, बासमती तीसरी होगी, पूसा बासमती होगी, कस्तूरी, तरौरी, बासमती 385, हरियाणा बासमती फर्स्ट। ये जो वैरायटी है ये एरोमेट या सेंटेड वैरायटी, इसलिए बासमती का चावल आपने देखा होगा थोड़ा सा रेट उसका हाई होता है बासमती चावल का। नॉन बासमती वैरायटी की देख लो, IR 64, PR 106, गौरव पंजाब नंबर 1। मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा जो राइस का एक्सपोर्टर है कौन सा? थाईलैंड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो राइस की प्रोडक्टिविटी है कहाँ है? जापान में। कितनी है? 58 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, जगह का फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की? जापान में। और इंडिया कितनी? 18 कुंटल, 18.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। जापान कितनी? 58 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना अंतर आ गया? क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्रॉप में। आगे देख लेते हैं। राइस आर जनरली लोअर इन डायरेक्ट सीड राइस, जो अपन डायरेक्ट सीड, एक तो होता है ट्रांसप्लांटिंग करके बोना, नर्सरी तैयार करना, फिर उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करना। एक होता है डायरेक्ट, उसको बुआई कर देते हैं, या छिटक के बो देते हैं, या फिर सीड्रिल से बो देते हैं। तो राइस यील्ड आर जनरली लोअर इन डायरेक्ट सीड राइस अपलैंड ड्यू टू हाई टिलर मोटिलिटी। उसमें टिलर मोटिलिटी हो जाती है, क्योंकि टिलर ज़्यादा निकलते हैं, पानी में होता नहीं है, उसमें डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, तो वहाँ पे टिलर उसके कुछ मर जाते हैं, मतलब सड़गल जाते हैं। द टिलर मोटिलिटी एट ट्राइब्यूट टू लेग फेज, नाइट्रोजन अपटेक एंड लो लेवल ऑफ लीफ नाइट्रोजन, मतलब लीफ में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 2% से कम होगी, तो वहाँ पे टिलर की मोटिलिटी हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इसलिए टॉप ट्रेसिंग करना चाहिए, और जो नाइट्रोजन का लेवल 2% मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। yield constant in cultivar of different maturity groups in the early variety, grain number per panicle in medium duration variety, spikelette sterility, and in late variety number of panicle per unit area. Under low light intensity late maturing variety suffer due to tiller mortality। जो लो लाइट इंटेंसिटी होती है, जहाँ पे लाइट प्रकाश कम पहुँच पाता है, वहाँ पे जो मैच्योरिंग होती है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी जो होती है, उसमें टिलर मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। DAP सुपीरियर माना गया है बेसल डोज के लिए, किससे? SSP से। लेकिन अमोनियम पॉलीफास्फेट न्यू कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, अमोनियम पॉलीफास्फेट, जो DAP और SSP से दोनों से ही अच्छा माना जाता है एसिड सॉइल के लिए। अब जिंक की डिफिशियंसी से राज्य में एक बीमारी होती है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली 70% एग्जाम में, RU में भी आया था, पेपर में मैं आपको बताऊंगा, 70% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसका जवाब आपको देखना है। जिंक की डिफिशियंसी राज्य में कौन सी डिसीज होती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्रीकल्चर वाले के मुँह पे होगा, जबान पे रहता है, तो वो क्वेश्चन फिर भी पूछा जाता है। वो उस क्वेश्चन की खासियत है कि वो हर जगह मिल जाता है लगभग। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी डिसीज है, कौन सी इसकी डिसीज में नहीं, कौन सी डिसऑर्डर है जो जिंक की कमी से होता है राइस में, तो आपको बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। जिंक डिफिशियंसी मेजर प्रॉब्लम इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड सैलाइन सोडिक सॉइल। इन नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉइल अप्लाई जिंक सल्फेट। नॉर्मल सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल है जिसका pH 7 के आसपास है, जिंक सल्फेट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाल देंगे तीनों क्रॉप सीजन में। लेकिन सैलाइन सोडिक सॉइल में कितना डालेंगे? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट। हाई जिंक फिक्सन फॉलोड बाय नॉर्मल एप्लीकेशन जिंक आफ्टर 3 सक्सेसिव क्रॉप सीजन हैव गिवन हायर ग्रेन रेट। अब एक और बात बता दूँ आपको, जो सेलाइन सॉइल है उसके रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, जिसका pH 8.5 से ज़्यादा है उसको बोलते हैं सेलाइन सॉइल, सेलाइन या सोडिक सॉइल। जिसका pH 8.5 से ज़्यादा है तो उसको pH को कम करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, उसके सुधार के लिए, रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। क्या लिखा है? यूज ऑफ जिप्सम 6 टन प्रति हेक्टेयर सोडिक सॉइल विद pH 9.5 से
9.5 से 9.7। रैपिडली ब्रिंग एक्सचेंजेबल सोडियम फ्रॉम 70% टू 50%, वेरी फास्ट चीज़ है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ जिप्सम 3 टन प्रति हेक्टेयर और ग्रीन मैन्योर 6 टन प्रति हेक्टेयर इज इक्वली इफेक्टिव रिक्लेमिंग सैलाइन अल्कली सॉइल। मतलब कॉम्बिनेशन करके जिप्सम का 3 टन प्रति हेक्टेयर और ग्रीन मैन्योर का 6 टन प्रति हेक्टेयर तो इक्वली इफेक्टिव है किसके लिए, सैलाइन सॉइल के और अल्कली सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। आयरन टॉक्सिटी मेजर प्रॉब्लम है कहाँ पे, राइस ग्रोन एरिया पे, कहाँ पे, हाई एसिडिटी सॉइल ऑक्सी सॉइल में आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आयरन टॉक्सिसिटी को क्या उपाय है उसके लिए, वेराइटी टॉलरेंस कर दें, एक ओनली वन सॉल्यूशन है किसके लिए, आयरन की टॉक्सिसिटी के। तो फाल्गुना जो वेराइटी है राइस की, फाल्गुना जो वेराइटी है वो टॉलरेंट कर देती है कि इसको आयरन की टॉक्सिसिटी को होती है। याद रखना फाल्गुना वेराइटी ये एग्जिबिट सम टॉलरेंस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी, ये चीज़ आपको याद रखना है। फाल्गुना वेराइटी टॉलरेंस करती है किसको, आयरन की टॉक्सिसिटी को। वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। वीड कंट्रोल के लिए प्रोपेनिल स्टाम F34, इसको स्टाम F34 इसका नाम है प्रोपेनिल का। तो इसको 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर 400 से 600 लीटर वाटर प्रति हेक्टर 6 से 8 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांट डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग व्हेन वीड्स आर 1 से 3 लीफ स्टेज में। तो प्रोपेनिल का पोस्ट इमरजेंस हो गया। बीटा ग्लोबल जिसको मचड़ भी बोलते हैं 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर एज प्री इमरजेंस की तरह यूज होता है। तीसरा है फ्लूक्लोराइन जिसको बासालिन बोलते हैं, सोइल इनकॉर्पोरेट एट द टाइम ऑफ पडलिंग। फ्लूक्लोराइन जिसको बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब फसलों की बुआई के पहले मिट्टी में, मतलब सोइल में इसको इनकॉर्पोरेट डाल देते हैं। सोइल इनकॉर्पोरेट एट द टाइम ऑफ पडलिंग 1 से 3 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर। नाइट्रोजन टोके 25 प्री इमरजेंस एक होता है पोस्ट इमरजेंस, मतलब वीड निकला है उसके बाद उसको कंट्रोल करना, तो पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस वीड निकला नहीं, अपने सोइंग कर देंगे, वीड नहीं निकला तो उसमें हर्बिसाइड का एप्लीकेशन हर्बिसाइड डाल देंगे तो उसको प्री इमरजेंस बोलते हैं। एक होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला देना या सोइल में इनकॉर्पोरेट कर देना, उसको बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो 3 टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्रिटिकल स्टेज देख लो, वही क्रिटिकल स्टेज के बारे में आपको समझा था। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, तो राइस के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, बूटिंग स्टेज सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है राइस के लिए, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। दूसरी है टिलिंग स्टेज 0 से 20 दिन में आती है। तीसरी है प्राइमोर्डिया ग्रोथ स्टेज टू फ्लोरिंग स्टेज 40 से 60 दिन। ड्वार्फ राई एट दिस स्टेज, मतलब ये तीनों स्टेजों में राइस में 5 सेंटीमीटर पानी होना अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर पानी नहीं होगा तो आपकी यील्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब वी शेप जो राइस का कल्टीवेशन है वो किसने दिया था, मैत्सुशिमा 1967 में किसने दिया था वी शेप राइस कल्टीवेशन, मैत्सुशिमा 1967, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डेपोक मेथड और राइस। डेपोक मेथड क्या होती है, अलग अलग मेथड होती है राइस की कल्टीवेट करने की या फिर नर्सरी तैयार करने की। एक होता है नॉर्मली जो सब करते हैं। डेपोक मेथड क्या होता है, डेपोक मेथड क्या, सीड्स को पानी में भिगोकर 24 घंटे के बाद उसको कंक्रीट पे या फ्लोर पे या फिर जो स्ट्रॉ होते हैं उस पर, मतलब विदाउट सॉइल कॉन्टैक्ट में नर्सरी तैयार की जाती है। मतलब सॉइल के विदाउट कॉन्टैक्ट में नर्सरी को तैयार किया जाता है, उसको डेपोक मेथड बोलते हैं। डेपोक मेथड नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 12 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, मेड टाइप नर्सरी किससे संबंधित है, राइस क्रॉप से संबंधित है। डेपोक मेथड किससे, राइस क्रॉप से संबंधित। अब इसमें सीड रेट कितनी रहती है, 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर 1.5 किलोग्राम सीड रेट रहती है। अब सीड रेट 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर रहती है। अब 1 हेक्टेयर के लिए कितने वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर नर्सरी आर सफिशेंट 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 वर्ग मीटर में कितनी, 1.5 किलोग्राम, ठीक है। लगभग 45 से 50 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें एक बार पढ़ के बताता हूँ। प्रिवेंट इन फिलीपींस, जापान अपने यहाँ प्रचलित नहीं डेपोक मेथड, फिलीपींस और जापान में प्रचलित है। इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांट 12 दिन में तैयार हो जाती है। रेट ऑफ नर्सरी स्पाउट सीड 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और 50 टाइम ऑफ टेस्ट वेट प्रति वर्ग मीटर। वुडन प्लैंक्स, ट्रे, कंक्रीट फ्लोर, सीड बेड कवर्ड विद पॉलिथीन सीड। सीडलिंग फ्रॉम 1 वर्ग मीटर आर सफिशिएंट फॉर 200 वर्ग मीटर फील्ड। 1 वर्ग मीटर सफिशिएंट है 200 वर्ग मीटर फील्ड के लिए। सीड रेट कितनी, 2.5 टाइम हाइट देन अदर मेथड, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा होती है। क्रॉप फ्लावर, मतलब क्रॉप में जो फ्लावर आते हैं नॉर्मल अगर मेथड से अपने ट्रांसप्लांटिंग की है, उससे नर्सरी तैयार की है, उसकी तुलना में 4-5 दिन पहले इसमें फ्लोरिंग आ जाती है अगर साथ में लगाए तो। ट्रांसप्लांटिंग आइडियल है ट्रांसप्लांटिंग के लिए।
3 से 4 लीव स्टेज सबसे आइडियल मानी जाती है और खरीफ सीजन में 20 से 30 दिन या 20 से 25 दिन में राई की नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। रबी के सीजन में 30 से 35 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 लीफ स्टेज इसके लिए सूटेबल, लेकिन 5 लीफ आ गई तो वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। आइडियल एज ऑफ ट्रांसप्लांट सीडलिंग है 4 लीफ स्टेज, मे बी 3 लीव, 3 भी हो सकते 4, बट नो इन केस ऑफ 5 लीव सीडलिंग। 20 से 3 डे खरीफ में स्पेसिंग 20x30 रखी जाती है खरीफ में। रबी में 30 से 35 दिन तैयार होती है, स्पेसिंग 15x15 रखी जाती है। अब आप बात करते हैं हाइब्रिड राइस की। हाइब्रिड राइस 1970 में चाइना में डेवलप किया गया है, ठीक है, चाइना में डेवलप किया गया है। 1994 में इंडिया में हाइब्रिड राइस डेवलप किया गया है। इंडिया में कौन कौन सी वेराइटी डेवलप की गई? APRH फर्स्ट, APRH सेकंड आंध्रा के लिए, कर्नाटक KRH फर्स्ट, MGR फर्स्ट तमिलनाडु के लिए, कर्नाटक के लिए KRH फर्स्ट रिलीज की गई है, ठीक है। PHB 71 ओनली वन हाइब्रिड राइस विच इज डेवलप्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। PHB 71 एक ऐसा हाइब्रिड राइस की वैरायटी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2 चीज़ और ध्यान आ रही है कि वो जनरल एग्रीकल्चर वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन बता देता हूँ अभी, जो कि सुपर राइस के फादर ऑफ सुपर राइस, एक होता है सुपर राइस, इसके फादर कौन है? GS खुश सुपर राइस के फादर है। ये तो क्या सुपर राइस। और गोल्डन राइस के फादर कौन है? इंगो पोट्रिकस। गोल्डन राइस के फादर कौन है? इंगो पोट्रिकस गोल्डन राइस के फादर है और सुपर राइस के GS खुश हैं, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो। टॉपिक ऐसा है, मैं क्या करूँ उसमें। आपको याद करना है और आप मेरे साथ साथ याद करते चलिए। अगर आपकी क्लास छूट जाएगी, जैसे आप क्लास लेते रहे याद नहीं करते गए, तो बाद में आप कवर नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं, जुलाई में आपका एग्जाम है। मैं पढ़ाने को क्या है, मैं पढ़ाने को पूरी क्रॉप को एक ही लेक्चर में कवर कर देता, 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ गए। लेकिन जब आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे, आपको याद नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद होना। मेरा पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप याद करते जाओगे तो साथ साथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वैकेंसी बहुत है, आलसी में अभी तो 3 महीने हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा। मैं पढ़ाने को एक ही लेक्चर में पूरी क्रॉप्स को निपटा देता आज 2 घंटे 3 घंटे में। लेकिन मैं नहीं, इसलिए नहीं चाहता कि अगर आज मैं पूरी करवा देता, लेकिन आप पूरी नहीं पढ़ पाते, आप पूरी उसको याद नहीं करते। तो 2 क्रॉप पढ़ाइए, वीट और राई, उसको याद कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन अगली क्रॉप को पढ़ेंगे, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।